छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम के दूसरे वीडियो लेक्चर में आपका हार्दिक स्वागत है। इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर में हमने ग्राम सभा के बारे में पढ़ा था। आज के वीडियो लेक्चर में हम आर्टिकल 243B मतलब पंचायतों के गठन के बारे में और उसके बाद पंचायतों में आरक्षण के विषय में हम विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। तो देख लेते हैं पंचायतों के गठन के बारे में किसमें बताया गया है। अनुच्छेद 243B में बताया गया है। ग्राम सभा के बारे में किसमें बताया गया है, तो हमने देखा था आर्टिकल 243A में बताया गया था। तो ग्राम पंचायत में दो लोग होते हैं। कौन कौन होते हैं? पहला तो होता है सरपंच और दूसरे कौन होते हैं? दूसरे होते हैं पंच। तो दो लोगों से मिलकर क्या बनता है? ग्राम पंचायत बनता है। तो पंचों को किस हिसाब से बांटा जाता है? वार्डों के हिसाब से बांटा जाता है। वार्डों से चयनित होकर कौन आते हैं? पंच आते हैं। तो वार्डों की न्यूनतम संख्या कितनी हो सकती है? 10 हो सकती है और अधिकतम कितनी हो सकती है? 20 हो सकती है। और इन वार्डों को बांटते वक्त इस बात का ध्यान रखा जाता है कि प्रत्येक वार्ड में एक समान जनसंख्या हो। सरपंच का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से होता है, पंच का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से होता है। तो सरपंच और पंच यहाँ पर प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं, मतलब जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। अब देख लेते हैं जनपद पंचायत के गठन। तो हमने पिछले वाले वीडियो लेक्चर में देखा था कि जनपद पंचायत कहाँ पर होता है? ये होता है विकास खंड के स्तर पर होता है। जनपद पंचायत कहाँ पर होता है? विकास खंड के स्तर पर होता है। और कहाँ पर होगा? यदि कहीं की जनसंख्या 50,000 से ज़्यादा हो चुकी है, मतलब गाँव का क्लस्टर मिलाएंगे और गाँव क्लस्टर मिलाने के बाद अगर वहाँ की जनसंख्या 50,000 हो जा रही है तो वहाँ पर एक जनपद पंचायत का गठन किया जाएगा विकास खंड के लेवल पे। अब क्या होता है कि जनपद पंचायत भी कितने लोगों से मिलकर बनती है? तो जनपद पंचायत दो लोगों से मिलकर बनती है, एक तो अध्यक्ष और दूसरा जनपद पंचायत सदस्य। तो जो जनपद पंचायत सदस्य है वही आपस में मिलकर किसका गठन करते हैं? वो आपस में मिलकर जनपद अध्यक्ष का चुनाव करते हैं। तो जनपद सदस्यों का चुनाव कैसा होता है? प्रत्यक्ष रूप से होता है। लेकिन जनपद अध्यक्ष का चुनाव कैसे होता है? अप्रत्यक्ष होता है। मतलब चुने हुए जनपद सदस्य ही आपस में मिलकर एक व्यक्ति को जनपद अध्यक्ष के रूप में चयनित करते हैं। तो इसीलिए जनपद सदस्य का चुनाव कैसे होगा? प्रत्यक्ष रूप से होगा। लेकिन जनपद अध्यक्ष का चुनाव कैसे होगा? अप्रत्यक्ष रूप से होगा, जनपद सदस्यों के द्वारा होगा। यहाँ पर मिनिमम कितने जनपद सदस्य हो सकते हैं? 10 और मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? 25। अब इसके अलावा जनपद पंचायत में दो लोग तो ही गए, एक कौन हो गए? हमारे पहले अध्यक्ष हो गए, दूसरे कौन हुए? जनपद सदस्य हो गए। अब तीसरा व्यक्ति कौन होता है? जो राज्य विधानसभा के ऐसे समस्त सदस्य जो उस निर्वाचन क्षेत्र के भीतर पूर्णतया या अंशतः पड़ते हैं, तो वो क्या करेंगे? वो भी इसके पदेन सदस्य बन जाएंगे। किसके? जनपद पंचायत के। लेकिन यहाँ पर यह ध्यान रखना है कि जो राज्य विधानसभा का सदस्य है, अगर उसका निर्वाचन पूर्णतः नगरीय क्षेत्र से हुआ है तो वह जनपद पंचायत का सदस्य नहीं होगा। मतलब जैसे रायपुर शहर का कोई विधायक है तो वो जनपद पंचायत का सदस्य नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि उसका निर्वाचन क्षेत्र पूर्णतः नगरीय क्षेत्र से है। अब उसके अलावा जनपद पंचायत में कौन पदेन सदस्य होंगे? उसके अलावा जनपद पंचायत में जो उस जनपद पंचायत में के अंतर्गत जो गाँव शामिल होंगे, जैसे सपोज ये जनपद पंचायत हो गया, इसके अंदर बहुत सारे गांव हैं, तो ये गांवों के जो सरपंच होंगे तो वो भी किसके सदस्य होंगे? जनपद पंचायत के सदस्य होंगे। लेकिन एक बार में केवल 20% सरपंच को ही लेना है एक साल के लिए। जैसे ही उसका टाइम पीरियड खत्म होगा हम फिर से 20% लोगों को देंगे। फिर जब उसका टाइम पीरियड खत्म हो जाएगा तो हम फिर से 20% को लेंगे। तो इस तरह से एक साल के लिए हम 20% सरपंचों को क्या करते हैं? इसका पदेन सदस्य बनाते हैं। किसका पदेन सदस्य बनाते हैं? जनपद पंचायत का पदेन सदस्य बनाते हैं। और इसका चयन कौन करता है? इसका चयन करता है कि विहित प्राधिकारी लॉटरी के माध्यम से चयन करता है। तो इस तरह से जनपद पंचायत में कितने लोग हुए? एक तो हो गए अध्यक्ष हुए, दूसरे कौन हुए? जनपद सदस्य हो गए। दूसरा कौन हुआ? जो राज्य विधानसभा का सदस्य है जिसका निर्वाचन क्षेत्र पूर्णतः या अंशतः जनपद पंचायत के अंतर्गत पड़ता है। और चौथा कौन होगा? जनपद पंचायत के क्षेत्र के सरपंच होंगे। तो इस तरह से इतने सारे लोगों से मिलकर क्या बनता है? जनपद पंचायत का गठन होता है। उसी तरह से देख लेते हैं जिला पंचायत का गठन होगा। तो जिला पंचायत में क्या होगा? कम से कम एक निर्वाचन क्षेत्र में उसकी जनसंख्या कितनी होनी चाहिए? 50,000 होनी चाहिए। अब एक जिला पंचायत में कितने सदस्य हो सकते हैं? न्यूनतम 10 हो सकते हैं और अधिकतम कितने हो सकता है? 35 हो सकते हैं। अब यहाँ पर फिर से एक बार ध्यान कर दीजिए, एक बार रिमाइंड कर लीजिए फिर से कि सरपंच के लिए कितना होना चाहिए? मतलब ग्राम पंचायत के लिए मिनिमम 10 मैक्सिमम 20, मिनिमम 10 मैक्सिमम 25 किसके लिए? जनपद के लिए। उसी तरह से 10 और मैक्सिमम 35 किसके लिए? जिला पंचायत के लिए।
ठीक है। अब इसमें एक तो हो गया जनपद सदस्य हो गए, तो जनपद सदस्य का चुनाव होगा किसके द्वारा? जनता के द्वारा। और चुने हुए जनपद सदस्य अपने बीच से किसके क्या करेंगे? एक अध्यक्ष को चुनेंगे जो जिला पंचायत का अध्यक्ष होगा। उसके अलावा कौन होंगे? उसके अलावा इसमें लोकसभा के ऐसे सदस्य जिनका निर्वाचन पूर्णतः या अंशतः शामिल हो, मतलब उसका जो निर्वाचन क्षेत्र है वो जिला पंचायत के अंतर्गत आता हो, तो क्या होगा? ऐसा लोकसभा का सदस्य उसका क्या हो जाएगा? पदेन सदस्य बन जाएगा। उसी तरह से राज्यसभा के समस्त सदस्य जिनका नाम जिले की ग्राम पंचायत क्षेत्र की मतदाता सूची में आता है। सपोज यहाँ पर रायपुर जिला है, रायपुर जिला में कोई ग्राम है और उस ग्राम में जो हमारा जो राज्यसभा सांसद है वह उसका नाम लिखा हुआ है इस ग्राम के निर्वाचन नामावली में, इस ग्राम पंचायत के निर्वाचन नामावली में। तो ऐसा जो राज्यसभा का सांसद होगा हमारा, वो भी किसका सदस्य बन जाएगा? जिला पंचायत का। कैसा सदस्य बनेगा? पदेन सदस्य बनेगा। परंतु एक बात हमें याद रखना है कि ऐसे लोकसभा सदस्य और राज्य विधानसभा सदस्य जिसका निर्वाचन क्षेत्र पूर्णतः नगरीय क्षेत्र में पड़ता है वो इसके सदस्य नहीं होंगे। तो इस तरह से जिला पंचायत का गठन होगा। इसमें कौन कौन होंगे? इसमें होंगे आपके कौन? आपके सबसे पहले तो होंगे जिला पंचायत सदस्य होंगे। उसके अलावा जिला पंचायत सदस्य से चुने हुए कौन होंगे? जिला पंचायत अध्यक्ष होंगे। फिर कौन होंगे? लोकसभा के ऐसे सदस्य जिनका निर्वाचन क्षेत्र पूर्णतः या अंशतः जिला पंचायत के अंतर्गत आता हो। फिर राज्यसभा के ऐसे समस्त सदस्य जिनका नाम जिले की ग्राम पंचायत क्षेत्र की मतदाता सूची में आता हो। और उसके अलावा कौन होगा? राज्य विधानसभा का सदस्य होगा। अब इसी तरह से हमने देखा था कि जनपद पंचायत में कौन सदस्य बन रहे थे? इसके क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायत के सरपंच बन रहे थे। उसी तरह से अब जिला पंचायत के अंतर्गत कौन बनेंगे? इसके अंतर्गत आने वाले जनपद पंचायत के जो अध्यक्ष होंगे वो क्या होंगे? इसके पदेन सदस्य बनेंगे। किसके? हमारे जिला पंचायत के। तो इस तरह से फिर से एक बार देख लेते हैं। इसमें एक तो होंगे जिला पंचायत सदस्य जिनका चुनाव जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से होगा। फिर जिला पंचायत सदस्य के द्वारा एक अध्यक्ष चुनाव किया जाएगा। तो इस तरह से अध्यक्ष का चुनाव कैसे होगा? अप्रत्यक्ष रूप से होगा। उसके अलावा कौन होंगे? लोकसभा के सदस्य होंगे, राज्यसभा के सदस्य होंगे जिनका नाम उस जिला पंचायत के अंतर्गत आता हो लेकिन वो शहरी क्षेत्र में ना पड़ता हो उसका निर्वाचन क्षेत्र। उसके बाद कौन आएगा? हमारा राज्य विधानसभा का सदस्य आएगा, निर्वाचित एवं नामित। पहले नामित था क्योंकि एंग्लो इंडियन को भी हम क्या करते थे? नॉमिनेट करते थे। फिर कौन आएगा? जिले के सभी जनपद पंचायतों के अध्यक्ष जिला पंचायत के नामित सदस्य होंगे। तो इस तरह से किसका गठन किया जाएगा? जिला पंचायत का गठन किया जाएगा। ये सारा का सारा जो प्रोविजंस है उसको हमने किसके अंतर्गत पढ़ा? अनुच्छेद 243B के अंतर्गत पढ़ा। अब देख लेते हैं पंचायतों में आरक्षण का प्रावधान। ये कहाँ पर है? 243D में है। तो इसको देख लेते हैं कि प्रत्येक ग्राम पंचायत में ST और SC के लिए स्थान का आरक्षण किया जाएगा। कैसे किया जाएगा? उनके जनसंख्या के अनुपात में। ठीक, आरक्षण दिया जाएगा किसके अनुपात में? उनकी जनसंख्या के अनुपात में। उसी तरह से यदि किसी ग्राम पंचायत में ST या SC के वर्ग के लिए 50% या 50% से कम स्थान आरक्षित किए गए हैं तो वहां पर OBC को कितना परसेंट रिजर्वेशन दिया जाएगा? 25% रिजर्वेशन दिया जाएगा। ठीक, अगर मान लो किसी गांव में 50% या 50% से कम ST या SC हैं तो वहां पर OBC का रिप्रेजेंटेशन बनाए रखने के लिए OBC को 25% रिजर्वेशन दिया जाएगा। ये कौन तय करता है? ये तय करता है राज्य सरकार तय करता है। उसी तरह से देख लेते हैं ग्राम पंचायतों में महिलाओं के लिए आधा स्थान आरक्षित रहेगा। यदि किसी ग्राम पंचायत में SC, ST, OBC वर्ग की कोई जनसंख्या नहीं है तो आरक्षण क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। वहां पे जो चुनाव होगा वो किसके माध्यम से होगा? सामान्य वर्ग के लोगों से होगा, क्योंकि वहां पर SC, ST या OBC किसी की जनसंख्या नहीं है। तो ऐसी दशा में जो भी पदाधिकारी होंगे पंचायत के वो किस वर्ग से आएंगे? वो सामान्य वर्ग से आएंगे। तो आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही। अगले वीडियो लेक्चर में हम एक नए टॉपिक पर चर्चा करेंगे।